नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट, हमारे मुल्क में सियासी पारा बहुत चढ़ा हुआ है। हुकूमत के खात्मे की बातें कई दिनों से भी चल रही है, उसमें क्या हक़ाइक़ हैं और वो किस तरफ मामला चल रहा है। क्या सबसे पहले आपको आज बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद आएगी या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाअहल भी हो सकते हैं। और नाअहली का जहाँ तक मामला है कि क्यों कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी नाअहल हो चुके, जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल हो चुके, खुद जो है PTI के फैसल वावडा भी नाअहल हो चुके। तो नाअहली बिल्कुल हो सकती है, मुमकिन है। वो उसमें क्या हक़ाइक़ हैं और वो टेस्ट को इस केस इस हुकूमत के लिए क्या रहा है कि हमेशा उसको जो है रिलीफ मिलता रहा है कि कभी उसके कान मरोड़े जाते हैं, कभी क्या क्या। ये किस्सा क्या है, इसके मतलब आपको आगाह करेंगे। और वो जो मशरूम नमा सियासतदान फैसल वावडा साहब, जो उन्होंने कई नुकसानात पहुँचाए PTI को, कई चीज़ों से उनको हाथ धोना पड़ा, और वो जाते जाते अब उन्होंने किसको रास्ता दिखाया है कि मेरी तरह जो है इमरान खान साहब भी नाअहल हो सकते हैं, उसके मतलब आगाह करेंगे। और जो है अपोजिशन जमातों का आपको आगाह करेंगे कि पहले तो हमने देखा कि PDM किस बात पे टूट गया था, और वो अब खुद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक अदम एतमाद पे क्यों कायल हो गए, उनको किसने कायल किया है, और उसमें जहांगीर तरीन साहब का क्या किरदार होगा। और वो MNA जो ग्रे लिस्ट में हैं, इमरान खान की ग्रे लिस्ट में है MNAs, उनका क्या किरदार होगा। तो ये है आज की रिपोर्ट। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो वो हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का उस पर बज़िद थे कि इस्तीफ़े आए, फिर वो नवाज़ लीग लॉन्ग मार्च और जरदारी साहब का प्रोपोज़ल था कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, वो कामयाब वो मामला नहीं हुआ। लेकिन अब जो 11 फरवरी को मुलाकात होती है मियाँ शहबाज शरीफ से, मियाँ आसिफ अली जरदारी साहब की, उसके बाद मामलात कैसे बढ़ते हैं। और वो हमारी इत्तला है कि वो राब्तों में थे अपने बड़े भाई से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, लंदन में उनके, और वो कैसे कायल हुए। आखिर हमारी इत्तला है कि वो भी कायल हो गए कि ठीक है, तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ा जाए। और तहरीक अदम एतमाद जो है, आपको ये बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद तो एक ज़ाहिर है अगर वो कामयाब हो जाती है तो बड़ी अज़ियत नाक होती है। वो अज़ियत तो होती है, लेकिन वो कोई सज़ा नहीं होती। सज़ा क्या होती है, वो उसमें क्या मामला हैं, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो वो सुना है कि मेरी जो इत्तला है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी अब वो इस पर कायल हो गए हैं। और वो एक बात बता दूं कि उसमें कई चीज़ें गुफ्तगू, जब इन बड़ों के दरमियान जो है मीटिंग्स होती हैं तो उनमें कई मामलात उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़ाहिर है एक रोड मैप उनको जो है दिया है कि ये इस तरह है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ बिरादरान वो भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो है आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर चले, उन्होंने भी अपने वो राब्ते किए हैं। और जो इतलात आ रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान भी राब्ते हुए हैं, तो वो मामलात उस तरफ अब बढ़ने जा रहे हैं कि देखें कि वो तहरीक अदम एतमाद वो कहाँ तक पहुँचती है। और उसमें जो है मौलाना फजल रहमान साहब को रज़ामंद करने में भी जो है खुद मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी जो है उनसे राब्ते किए, वो उनको कायल कर रहे हैं। और वो मेरे ख्याल में वो मामलात हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है जब डॉलर आपका जो है 178 रुपये पे, पेट्रोल 160 रुपये पे, तो जो खुद सिलेक्टर्स हैं वो खुद परेशान। तो मामलात ऐसे ही होते हैं, क्योंकि अब वो भले बल्ला तो कप्तान के हाथ में है, वो बल्ले के बलबूते पे जो है हुकूमत में आए पे थे, लेकिन बल्ला कब तक चलेगा, कितना चलेगा। असल खिलाड़ी वो तो आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ बिरादरान, वो बड़े सियासी खिलाड़ी। ये सिर्फ बल्ले पे हुकूमत नहीं चलती, बल्ले पे हुकूमत ऐसे ही है जैसे आप वो PSL देख रहे हैं कि कराची किंग्स का बल्ला नहीं चढ़ा तो जाहिर है वो इवेंट से बाहर। तो ऐसे ही होता है कि वो बल्ला जो चलना चाहिए था, जो बेरोज़गारी, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल, तो और वो उसमें क्या क्या किरदार रहा है किस किस का, और किस किस के बयानात आते रहें। तो बहरहाल ये मामला उस तरफ बढ़ रहा है। अब देखें, जैसे मैंने आपको एक और बात बताई कि देखें कि अब ये नाअहली होती है पहले इमरान खान साहब की, या अदम एतमाद आती है। अदम एतमाद तो फिर भी अगर कामयाब हो जाए तो मैंने जैसे आपको बताया कि अज़ियतनाक है, अज़ियत तो होती है ज़ाहिर है, लेकिन उसमें वो कोई सज़ा नहीं है। दोबारा फिर जो है वो अगर शख्स है वो आ जाए तो दोबारा उसको मौका मिल जाता है। कई हमने हुकूमतें आते जाते हुए देखी है। तहरीक अदम एतमाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी आया था,
تو لیکن پہلی حکومت میں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اگر ہو بھی جائے تو پھر وہ موقع ملتا ہے، لیکن اگر سزا ہو جائے، تا حیات نااہلی ہو جائے تو پھر کسی کے لیے تو وہ شخص پھر حکومت میں نہیں آ سکتا، وہ کسی بھی عہدے پہ نہیں آ سکتا. ہاں اس کی پارٹی کو موقع مل سکتا ہے لیکن وہ نہیں آ سکتا. اب وہ میں آپ کو کہانی بتاؤں کہ وہ کیا ہے. کہ سب سے بڑا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیسٹ کیس جو رہا ہے اس پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے 2018 سے لے کے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے معاملہ فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس میں وہ بڑی بہادری اور جرت سے وہ کیس لڑ رہے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب، وہ ان کے خود ہی پی ٹی آئی کے رہے ہیں، ان کے جو ہم بیانات، ان کی پریس کانفرنس بھی سنتے رہے ہیں کہ وہ کیا کیا. اور ایسے لوگوں کو ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا آفرز نہیں ہوتی ہوں گی حکومت کی جانب سے، اداروں کی جانب سے، لیکن وہ اپنے اس پہ انہوں نے ایک ایم بنایا ہوا ہے کہ اس کو میں منطقی انجام تک پہنچا دوں گا. تو اب میں جیسے میں نے بات بتائی کہ پہلے اس کیس میں اکبر ایس بابر صاحب اور اس کے وکیل اور جو ہے ان کے ساتھ ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں ان کی ٹیم میں، کہ یہ ساری جو فنڈنگ جو جتنی ہوگی، پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ اس کا ریکارڈ نہیں آ رہا تھا، ڈاکیومنٹ نہیں آ رہے تھے اسٹیٹ بینک سے، کہ جعلی تو نہیں، وہ جو ایسے اکاؤنٹ جو چھپائے گئے تھے الیکشن کمیشن سے، ان کا ریکارڈ نہیں مل رہا تھا. لیکن سب کی نظر اسی پہ تھے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ 3.5-4 سال سے گورنمنٹ اس میں کیوں نہیں، اس طرف معاملہ کیوں نہیں جا رہا. اب وہ آ گیا ریکارڈ، اسٹیٹ بینک نے دے دیا. اسٹیٹ بینک کی جو ہے وہ بڑی بڑی جلدیں آئی ہیں، اس کی اسکروٹنی کمیٹی نے اسکروٹی بھی کی ہے. اس میں یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ کئی اکاؤنٹس ہیں جو چھپائے گئے ہیں، وہ عدالت کو نہیں دیے گئے. تو اس میں تقریباً مجھے میری جو اطلاع ہے کہ تقریباً 2.25 ارب روپے کا اماؤنٹ اس میں انوالو. لیکن 2.25 ارب نہ بھی ہو، 5 روپے بھی ہو، اگر ایک بھی جو ہے روپیہ کا یا ایک بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ چھپایا جائے تو پھر وہ اس میں سزا تو بنتی ہے. اور وہ اس وقت اس کے ظاہر ہے کس نے وہ جمع کرائی تھی رپورٹ، وہ سربراہ تھے عمران خان صاحب پارٹی کے، تو انہوں نے جمع کرائے. تو یہ سارا مدعا جو ہے اس طرف جاتا ہے کہ ان کو اب کیا جو ہے اس طرف یہ کیس کیسے جائے گا. اور اس میں یہ بھی بتا دوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشروم نما سیاستدان جیسے فیصل واڈا صاحب، وہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح یہ مشروم کی طرح یہ کے آتے ہیں ایک رات میں. پھر وہ ظاہر ہے مشروم ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ زیادہ تپش بھی برداشت نہیں کرتی، جلدی مرجھاتی ہیں. اور آج کل تو وہ تو پہلے وہ خودرو طور پہ بارش پڑ جائے تو پیدا ہوتی تھی، لیکن آج کل وہ جو ہے آرٹیفیشل طریقے سے فارمز وغیرہ میں بھی یہ مشروم اگتی ہے. تو یہ فارم والی مشروم پہلے تو ایم این اے بنے. اب ایم این اے پھر جب دیکھا کہ نہیں یہ بھی تو میں نااہل ہو جاؤں گا، دوہری شہرت کا معاملہ ہے، تو پھر وہاں سے استعفیٰ دیا. تو نتیجہ کیا ہوا، وہ سیٹ جب ضمنی الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی جیت گئی. کس کو جھٹکا؟ پی ٹی آئی کو جھٹکا. پھر جا کے سینیٹر بنتے ہیں. اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ یہ معاملہ نہیں ٹکے گا، ایک ہی کیس ہے. تو وہ اب سینٹ کی سیٹ بھی ان سے گئی. اب سینٹ کی سیٹ جب گئی تو وہ کس کو فائدہ؟ وہ پیپلز پارٹی کو فائدہ. ظاہر ہے سندھ اسمبلی کی سیٹ ہے، اس میں 99-100 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی، اور ایک سینیٹر کا انتخاب جب ہوگا، اگر زیادہ سے زیادہ 85 سیٹس چاہیے، وہ بھی جیب میں چلی گئی. یوں ہی سمجھے وہ بس رسمی الیکشن ہونے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے. یہ بھی فیصل واڈا صاحب کی وجہ سے جو جھٹکا پی ٹی آئی کو. اور سب سے بڑا جھٹکا کیا ہے کہ وہ جو اکبر ایس بابر صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ کیس لڑتے رہے، ان کا پہلے کیا رہا ہے؟ ان کا پہلے یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے گھپلا ہوا ہے. ان کا موقف یہ رہا ہے درخواست گزار کا کہ یہ گھپلا ہوا ہے، تو اس میں فوجداری مقدمات اکٹھے کر کے یہ رقم ضبط کی جائے. لیکن جب 9 فروری والا معاملہ جب فیصل واڈا والا آیا تو ان کا مائنڈ اب چینج ہو گیا ہے کہ جب بیان حلفی غلط جمع کرانے پہ فیصل واڈا نااہل ہو سکتے ہیں، جب میاں نواز شریف جو ہے اسی طرح نااہل ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ جو پاناما والے جو پیپرز میں تو وہ نااہل ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی اگر معاملہ یہ اب وہ اسکروٹنی کمیٹی اب دیکھیں کہ کیا کرتی ہے اور جائزہ رپورٹ کہتے آتی ہے کہ اگر وہ ہے تو وہ اس میں عمران خان صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی چھپائے اکاؤنٹس. تو یہ غلط بیانی ہوئی الیکشن کمیشن کے سامنے. تو اب اس میں معاملہ آگے بڑھ رہا ہے کہ اب جو گزشتہ سماعت ہوئی تو اس میں یہ معاملہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ جو درخواست گزار کے وکیل کو دیا جائے، تو وہ ایک جو ہے جائزہ رپورٹ پیش کریں تو آگے چلیں. اس میں پھر وہ میری جو اطلاع ہے کہ وہ خود درخواست گزار کے وکیل پہ ہی وہ جو ہے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست آئی کہ اس کے لیے مہلت دی جائے، کیونکہ ہمارے چارٹر اکاؤنٹنٹ باقی ہم ان کو دیکھ کے وہ ساری رپورٹ بنائیں گے. تو 1 مارچ کو
अब इस केस की फॉरेन फंडिंग केस की समाअत होने वाली है। तो फॉरेन वो देखें कि अब 1 मार्च को उसमें क्या आता है। ज़ाहिर है इतनी बड़ी चीज़ें, अब जब स्टेट बैंक ने खुद रिकॉर्ड दे दिया, ये तो बिल्कुल क्लियर केस है। अब वो पहले भी मामला होते रहे हैं कि अब देखें कि अब ये उसके फिर क्या होगा, इसकी वो दायर है, थोड़े 1-2 समाअत होगी। देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तहरीक अदम एतमाद आती है या नाअहली आती है, और ये केस जब टेस्ट केस इसलिए कहता रहा हूँ मैं कि ये टेस्ट केस इसलिए कि इसको किस तरह वो दबाया गया, किस तरह 3.5-4 साल तक ये मामला गया है। और बाकी एक बात बता दूँ कि जैसे तहरीक अदम एतमाद वाली बात है, उसमें या इस हुकूमत के यूँ कहें कि जो फंसी हुई है, अब तहरीक अदम एतमाद आती है या इमरान खान साहब नाअहल होते हैं। अगर वो नाअहल होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो फिर तो वो सब मामला गया, फिर तायात नाअहली भी हो सकती है, तो सियासत गई इमरान खान साहब की। और बाकी मैंने बताया कि ये जो बुनियाद रखी गई थी, ये इस हुकूमत को ये नहीं चल रही थी, इधर से मामला तो उधर से मामला, तो कभी उनकी कोई पहली बार जो कान मरोड़ी गई खान साहब की, वो आपको याद होगा कि मार्च 2021 में क्या हुआ था, सेनेट के इलेक्शन हुए थे। जब वफा की हुकूमत सेनेट जो है PTI की, तो वहाँ हाफिज़ शेख साहब हार जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या वो जीत जाते हैं। तो उस वक्त ही साबित हो गया था कि ये कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत वो नहीं रही है। लेकिन जब दूसरा मामला लोग इसको इससे जोड़ते हैं कि जब चेयरमैन सेनेट का मामला आया इलेक्शन का, तो वहाँ अक्सरियत ना होने के बावजूद सेनेट में तो वाज़ेह अक्सरियत थी। जिस तरह जो है इस तरफ मामला था कि अक्सरियत गवर्नमेंट के पास, वो हार गए, उसी तरह सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत, लेकिन वो संजरानी साहब जीत गए, सादिक संजरानी साहब जीत गए। तो अब मामला ये कि लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि देखें वहाँ है, वहाँ ये तो दे दिया, लेकिन वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखाया। ऐसे नहीं है। सादिक संजरानी साहब का मामला अलग है। आपको याद होगा कि उसको कैसे चेयरमैन वो बने थे, वो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का क्या किरदार था। तो इस तरह सादिक संजरानी साहब वो इमरान खान साहब के जो है वो नहीं है, वो उन पर जिनका हाथ है वो उनका हाथ है, तो वो मामला उससे अलग है। उसको अलग करके देखा जाए तो मुझे, जैसे मैंने बात बताई कि पहली बुनियाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक्त रखी गई थी। उस वक्त कैसे था, उस वक्त यही मामला आया था कि अब किस ने ये हम तहकीकात कराएंगे कि किसने वोट दिया है, किसने नहीं वोट दिया है। अब वही लोग थे, ज़ाहिर है वो PTI के कुछ ही लोग थे जिन्होंने जो है वोट किया था। तभी जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वरना उनकी अक्सरियत अक़लियत में ना बदल जाती, तो उस वक्त लोगों के ख़िलाफ़ जैसे कप्तान का एक किरदार रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो अपनी ज़ात से आगे तो कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन उस वक्त क्या किया, कुछ भी एक्शन नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो फिर वो उसकी गवर्नमेंट चली जाती, फिर वो लोग जो है और सीटों से मुंतखब होकर चले आते और उसकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती। तो अब जब उन्होंने ये किया तो वो लोग ग्रे लिस्ट में आ गए, ग्रे लिस्ट में है वो। अब जूँ इस हुकूमत की मुद्दत बढ़ती जा रही है तो उनको तो ये अंदाज़ा है कि हमें तो आइंदा सीट नहीं मिलेगी, और वो नवाज़ लीग वगैरह या 1-2 कोई PP की भी ख्वाहिश रखें तो वो उनकी ख्वाहिशमंद हैं कि हम इनके साथ, तो वो तो वैसे ही खुले हैं। और वो उस ग्रुप को जो है जहांगीर तरीन साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, और कुछ जो लोग जो है खुद नवाज़ लीग के साथ भी राब्ते में हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के अलावा भी हैं, क्योंकि वो मुस्तकबिल अब देख रहे हैं कि जब इनका तो कोई मुस्तकबिल रहा नहीं, इनकी कोई कारकर्दगी रही नहीं, और वैसे भी वो ग्रे लिस्ट में। अब ये बड़ी बात होती है कि ग्रे लिस्ट में आप डाल दें फिर वो आपका साथ दें, तो इस सूरत हाल में अदम एतमाद वाला जो मामला वो बड़ा जो है संजीदा है कि हो सकता है कि ये अब वो कामयाब हो जाए। तो मामला अभी जो इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी देखना ये है कि अब सबसे बड़ा जो वो सवाल आता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट क्या गैर जानिबदार होगी या नहीं होगी। तो भाई कौन इतना बर्दाश्त करेगा। सबको हर इदारों में सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जो है इस तरह ये अवाम के जब इस नहज पे पहुंच जाए तो बड़े सारे मामलात होते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।